सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास हमने सीखा था अगर किसी को सिटीजनशिप देना है तो उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का क्या रोल होता है, हमने ये सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अगर ये कब तक रोल होता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपने ये देखा था कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था, मतलब कमेंसमेंट हुआ था, मतलब 26 जैन 1950 तक अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो किसका रोल होता था? हमारे संविधान का रोल होता था। यहां किसका रोल होता था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसका रोल होता था? तो हमारे संविधान का रोल होता था, हमारे संविधान का। अब अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए कब? आफ्टर 26 जैन 1950। तो क्या ये अब रोल किसका होगा? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल होगा क्या? नहीं। मैंने आपको आर्टिकल 11 में पढ़ाया था। आर्टिकल 11 क्या करता था? अनुच्छेद 11 क्या करता था? अनुच्छेद 11 सारा का सारा पावर किसे दे दिया था? सिटीजनशिप का। सारा का सारा पावर सिटीजनशिप से रिलेटेड किसे दे दिया गया था? हमारे पार्लियामेंट को दे दिया गया था। पार्लियामेंट मीन्स हमारे संसद को दे दिया गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये कहाँ मेंशन था? अनुच्छेद 11 में मेंशन था। मतलब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप, नागरिकता कानून, सॉरी सिटीजनशिप नहीं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले अगर किसी को नागरिकता चाहिए, उससे पहले अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो किसका रोल होता था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रोल होता था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिटीजनशिप देता था। लेकिन एक बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया, मतलब हमारा संविधान लागू हो गया। किस डेट पे लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। उसके बाद सारा का सारा पावर सिटीजनशिप से रिलेटेड किसे दे दिया गया? हमारे संसद को दे दिया गया। क्यों? और ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में क्या मेंशन है कि सारा का सारा पावर जो है, एक बार हमारा कमेंसमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद सारा का सारा पावर हमें किसको दे रहे हैं? तो आर्टिकल 11 के अंडर में सारा का सारा पावर हम लोग किसको दे रहे हैं? पार्लियामेंट को दे रहे हैं। अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप देने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, और उससे रिलेटेड पार्लियामेंट ने क्या किया है? एक एक्ट बनाया जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब नागरिकता कानून 1955। और इसी कानून में ही थोड़ा सा चेंजेस हम लोगों ने पढ़ा था, CAA, याद है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उस ये क्या था? वो इसी से रिलेटेड था और जो काफी कंट्रोवर्सी में रहा था। ये एक ऐसा न्यूज था 2019 का, आई थिंक 370, और ये वाला जो न्यूज था वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि इसमें इसी एक्ट में कुछ कुछ चेंजेस किया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपने पढ़ा होगा, CAA। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें और क्या पढ़ेंगे आगे जाके? हम लोग पढ़ने वाले हैं असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग NRC के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आने वाला टॉपिक जो है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक का सबसे खास बात क्या है? इट डजंट मैटर कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक आम नागरिक को भी ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल रहा है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, और आप सबको एकदम अच्छे से इसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए और कैसे सिटीजनशिप लेना ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अभी तक से पढ़ा था जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एक बार इनफोर्स हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अब अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो कैसे मिलेगा? अब अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, वो हमारा पार्लियामेंट देगा। पार्लियामेंट कैसे देगा? तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है, एक कानून बनाया है जिसका नाम है नागरिकता कानून 1955। इसी के अनुसार हमारा पार्लियामेंट जो है हमें सिटीजनशिप देगा। तो अब इसमें क्या है? हमारा पार्लियामेंट ना एक बार हमारा क्या हो गया? एक बार जो हमारा संविधान का कमेंसमेंट हो गया, मतलब हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। एक बार हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद सारा का सारा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। संसद ने क्या किया? हमें एक एक्ट बना के दिया। उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब नागरिकता कानून 1955। अब क्या कर रहा है ये एक्ट? क्या बोलता है ये एक्ट? बोलता है कि अगर आपको हमारे संविधान लागू होने के बाद इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 5 तरीके से इंडिया में सिटीजनशिप मिल सकता है। ये कितने मेथड्स के बारे में डिस्कशन करता है? 5 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करता है। सारे मेथड्स को मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, सो डोंट वरी, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो ये बोलता है अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो सबसे पहला मेथड है बाय बर्थ। बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब जन्म से, बाय बर्थ, जिसको इसके लिए एक बहुत फेमस इंग्लिश वर्ड भी है, आपको याद होना चाहिए,
जुस्सौली, ठीक है, जुस्सौली। जुस्सौली मतलब क्या होता है पता है? बाई सॉइल, मतलब जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वैसे लोग जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ है उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। कब का बात कर रहा हूं मैं? हमारा संविधान लागू होने के बाद का मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई इंडिया में किसी का जन्म हुआ है, एक बार हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद बहुत लोग इंडिया में, बहुत लोगों का बर्थ हुआ होगा, तो अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, वो कहां मेंशन है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का पहला वाला पार्ट में, जिसमें क्या लिखा हुआ है? बाय बर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुस्सौली, या बाय सॉइल, जो मिट्टी, जो हमारी मिट्टी में जन्म लिया है उनको बोलते हैं, उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे केसेस में हमें क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमारा। अगर हमको सिटीजनशिप चाहिए तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसको जब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में आएंगे तो एकदम अच्छे से हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ठीक है, तीसरा होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक्विजिशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर कोई भी देश अपने देश में किसी क्या है, किसी टेरिटरी को अपने साथ मिला ले या उसमें एनेक्स कर ले, कुछ भी कर सकता है। जैसे हमने देखा था अभी जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के साथ क्या चल रहा है? चाइना का बहुत सारा इशू चल रहा है, बॉर्डर इशू चल रहा है। आपको पता होगा लेह लद्दाख वाले एरिया पे बॉर्डर इशू चल रहा है। तो क्या वो लद्दाख पहले चाइना का था क्या? जिस भी बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है? अगर चाइना बोल रहा है कि नहीं वो जो मेरा पार्ट है लद्दाख वाला कुछ पार्ट क्या है, वो चाइना को बिलोंग करता है, तो क्या वो पहले तो वो चाइना का पार्ट ही नहीं था, वो पहले किसका पार्ट था? तिब्बत का पार्ट था। तो क्या तिब्बत चाइना का पार्ट था? नहीं, तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया, पे हमला किया और तिब्बत को क्या कर लिया? एनेक्स कर लिया, मतलब उस पे अपना राज करने लगा। तो अगर अब तिब्बत के नागरिक को सिटीजनशिप चाहिए चाइना का, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो उसी तरह से अगर इंडिया किसी भी पार्ट को अपने में इंक्लूड करता है, किसी भी क्षेत्र को इंडिया में इंक्लूड कर लेता है, तो उसमें उसको कैसे मिलेगा, उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, वो सब कहां मेंशन है? इस पार्ट में मेंशन है। मतलब एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में मेंशन है। मतलब अगर हम किसी क्षेत्र को भारत में मिला लेते हैं तो वहां के नागरिकों को हम कैसे सिटीजनशिप देंगे, कैसे नागरिकता देंगे, वो कहां मेंशन है? इस थर्ड पार्ट में मेंशन है। फोर्थ पार्ट क्या होता है? फोर्थ पार्ट मतलब हमने क्या पढ़ा? बर्थ पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया, एक्विजिशन पढ़ लिया, एन होता, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब आपको बाय, जैसे नेचर का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि सन हमें कैसे मिलता है? सन जो हमें लाइट देता है वो हमें नेचर से मिलता है, हमें जो एयर मिलता है वो हमें नेचर से मिलता है, हमें वाटर जो मिलता है नेचर से मिलता है। इसी तरह से ना कुछ सिटीजनशिप ऐसा होता है ना जिसमें आपको ना तो इंडिया में जन्म लेने का जरूरत है, ठीक है, ना तो आपके पेरेंट्स को इंडिया में होना चाहिए, ना तो आपके पेरेंट्स के पास इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, ना तो आपको इंडिया में बोर्न करने का जरूरत है, फिर भी आपको सिटीजनशिप मिल जाता है नेचर को। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। मतलब स्वाभाविक रूप से आपको खुद ब खुद वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। बस इसका कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, भले ही आप दूसरे देश के नागरिक हो, फिर भी आप इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंडिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके पेरेंट्स को इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स को इंडिया का नागरिक होना ही चाहिए तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा, इसके लिए यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है? बाय डिसेंट, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको याद रखना क्या होता है? बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब समझ रहे हो? बाय डिसेंट, ठीक है। इसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, यहां बहुत फेमस वर्ड है, जस्ट सैंग्विन, ठीक है। या ऐसे भी इसको बोल सकते हो आप बाय ब्लड और बाय पेरेंट्स, ऐसे ही बोल सकते हो, बाय पेरेंट्स, ठीक है। ये है मतलब
वैसा सिटीजनशिप आपको किसके कारण मिल रहा है? आपके ब्लड के कारण मिल रहा है। आपके ब्लड के कारण मतलब आपके पेरेंट्स के कारण मिल रहा है। जरूर आपके पेरेंट्स के पास इंडिया का सिटीजनशिप था, दैट्स वाई आपको भी सिटीजनशिप मिला। आपका बॉर्न इंडिया में नहीं हुआ था, आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, आप जो सोली नहीं है, आप इंडिया के सॉइल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आपको सिटीजनशिप मिल रहा है। क्यों? बाय डिसेंट, मतलब आपके पेरेंट्स के कारण, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो थे वो इंडिया के सिटीजन है, दैट्स वाई आपको भी क्या हो रहा है? इंडिया का सिटीजनशिप मिल पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब आपको क्या क्या याद रखना है? अगर इंडिया का कभी भी आपको सिटीजनशिप चाहिए, कब? हमारा संविधान लागू होने के बाद। तो क्या हमारा संविधान कुछ करेगा? क्या कुछ नहीं करेगा। उन्होंने आर्टिकल 11 में सारा पावर किसे दे दिया है? हमारे संसद को सारा पावर दे दिया है। और हमारा संसद ने कौन सा एक्ट बनाया सिटीजनशिप देने के लिए? नागरिकता कानून 1955, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया क्या? और जो ये सीएए अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें अमेंडमेंट किया गया था, वो इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था जो इतना कंट्रोवर्सी में रहा था। ये एक ऐसा न्यूज है जिसे हर लोग ने कवर किया था, इंडियन मीडिया ने, फॉरेन मीडिया ने, यूएन ने, एवरीवन, सभी ने कवर किया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो एक्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप इवन पॉलिटी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो डजेंट मैटर, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के निवासी हैं या नागरिक है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिलता है हम लोगों को, इंडिया का नागरिकता हम लोग को मिलता कैसे, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हम लोग को इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो हमें कैसे मिलता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा मिलता है। कब मिलता है? ये कब देता है? ये एक्ट हमें कब सिटीजनशिप देता है? जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद। उसको ये पावर कौन दिया है? तो आर्टिकल 11 दिया। आर्टिकल 11 में क्या मेंशन है कि एक बार हमारा संविधान लागू हो गया तो सिटीजनशिप से रिलेटेड सारा पावर हमें किसे दे रहे हैं? हम लोग सारा का सारा पावर संसद को दे रहे हैं, मतलब हमारे पार्लियामेंट को दे रहे हैं। और हमारे पार्लियामेंट ने हमें क्या गिफ्ट किया है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 किया। और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें कितने तरीके से देता है नागरिकता? हमें ये 5 तरीके से देता है। देख लीजिए, मैं ये 5 तरीका बता रहा हूं। दिस इज ये 5 तरीका जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये 5 तरीका है। अगर आप इसे शॉर्ट में याद रखना चाहें, आप सोचोगे सर ये तो मैं भूल जाऊंगा, इंग्लिश वाले या हिंदी वाले, ये दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, तो इसे आप एज अ वर्ड याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है? एक वर्ड याद रखना, ब्रांड। सबको याद रखेगा, वी आर द ब्रांड। हम लोग बोलते हैं ना, हम ही लोग ब्रांड है, सही बात है। ठीक है, सक्सेस कैंपस इज अ ब्रांड। ठीक, तो ब्रांड का अगर हम लोग बात करें बाबू, तो ब्रांड से देखिए क्या पता चलता है? बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्विजिशन, एन से नेचुरलाइजेशन, डी से डिसेंट। हो गया ब्रांड। आपको ब्रांड याद रखना है। आपको ब्रांड भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सक्सेस कैंपस इज अ ब्रांड, ऐसे याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो ब्रांड में आपको क्या याद रखना है? ब्रांड में बी से बाय बर्थ, मतलब आपको इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा, आपको यहाँ की धरती में जन्म लेना पड़ेगा, यहाँ के मिट्टी से आपको बिलोंग करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है वो हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर अगर हम लोग किसी टेरिटरी को, किसी क्षेत्र को इंडिया में मिला लेते हैं तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा? फिर क्या है? नेचुरलाइजेशन, मतलब ना तो हम इंडिया में जन्म लिए हैं, ना तो हमारे पेरेंट्स के पास इंडिया का सिटीजनशिप है, तब हमें कैसे सिटीजनशिप मिलेगा? वो कहां पता चलेगा? बाय नेचुरलाइजेशन पता चलेगा। और सबसे लास्ट में क्या है? बाय डिसेंट, मतलब इसमें सारा का सारा रोल क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट सैंग्विन बोलते हैं। बाय ब्लड, बाय पेरेंट्स, मतलब आपको सिटीजनशिप किसके कारण मिल रहा है? आपके पेरेंट्स के कारण। क्यों? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो आपके पेरेंट्स कहां के सिटीजन थे? इंडिया के सिटीजन थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सारे को 1 by 1 एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? बाय बर्थ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बाय बर्थ पढ़ने वाले, मतलब बाय बर्थ हमको कौन देता है ये सिटीजनशिप? हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 देता है, मतलब हमारा नागरिकता कानून 1955 देता है। तो बाय बर्थ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बाय बर्थ में बहुत सिंपल सी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं लिख देता हूं बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब समझ रहे हैं? इसके लिए आपको कहां जन्म लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रोसेस से आपको सिटीजनशिप मिलेगा। और कब? हमारे संविधान लागू होने के बाद आपको। तो बाय बर्थ मतलब जन्म से, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कहां जन्म लेना पड़ेगा? तो बॉर्न इन इंडिया, सबसे पहला केस तो यही है। जब भी आप इंडिया में जन्म लीजिएगा तो आप बाय बर्थ ही जाइएगा सिटीजनशिप लेने के लिए। जनरली अगर हम लोग इंडिया में जन्म ले रहे हैं तो कैसे जाएंगे? इसी प्रोसेस से जाएंगे। अब अगर हम लोग यहां ले रहे हैं तो इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ 3 डेट याद रखना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, 3 डेट याद रखना है। अगर आपका जन्म, ठीक है, आफ्टर 26 जैन
1950 but before 1 जुलाई 1987 हुआ है। मतलब आपका बर्थ कब हुआ है? हमारे संविधान लागू होने के बाद, और किससे पहले? 1 जुलाई 1987, ठीक है, इसके पहले हुआ है। तो आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? आपको सिटीजनशिप डायरेक्टली मिल जाएगा। विल गेट द सिटीजनशिप डायरेक्टली, विल गेट द citizenship directly irrespective of your parents, directly irrespective of your parents, ठीक है। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद सिटीजनशिप देने का अधिकार किसको दे दिया गया है? बताइए, हमारे संसद को दे दिया गया है। हमारे संसद ने हमें क्या गिफ्ट किया है? हमारे संसद ने हमें नागरिकता कानून 1955 गिफ्ट किया है। ये हमको कितने तरीके से सिटीजनशिप देता है? 5 तरीके से देता है। और उस 5 तरीके में सबसे पहला तरीका क्या है? बाय बर्थ है। मतलब बाय बर्थ में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिया में बर्थ करना पड़ेगा, आपको इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा। और इसमें बाय बर्थ में पहला केस क्या है? अगर आपका जन्म 26 जैन 1950 के बाद हुआ है, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाएगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स का सिटीजनशिप इंडिया का है नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम आपका क्या देखेंगे कि आपका जन्म कब हुआ है, हमको आपके बर्थ डेट से यहाँ मतलब है, बाकी आपके पेरेंट्स से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, क्या समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में हम यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आपका बर्थ डेट देखेंगे। आपका बर्थ डेट कब होना चाहिए? आपका जन्म का तारीख कब होना चाहिए? 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले। ये डेट आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये पहला चीज है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका जो दूसरा तरीका है, ठीक है, इसका दूसरा क्या है? दूसरा मेथड क्या है? अगर आपका जो जन्म है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, ठीक है, अगर आपका जन्म, ठीक है, 1 जुलाई 1987 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तब आपको क्या करना है? तब आपको एक बात याद ध्यान रखना है, जब आपका बर्थ हुआ ना, उस टाइम आइदर ऑफ योर पेरेंट्स must be what? Indian citizen. Are you getting me? Indian citizen, ठीक है, at the time of your birth, at the time of your birth, ठीक है, डन। मतलब आपको हिंदी में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो क्या होगा? कैसे मिलेगा सिटीजनशिप? उस टाइम जब आपका बर्थ हुआ है, तो आपके मदर या फादर किसी एक को आपके जन्म के टाइम क्या होना पड़ेगा? इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और तीसरा डेट आपको क्या याद रखना है? जो थर्ड डेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? 3 दिसंबर 2004। ये डेट आपको याद रखना है। अब इस डेट में आपको क्या याद रखना है? अगर आपका जन्म आफ्टर दिस डेट हुआ है, आफ्टर दिस डेट, तो आपको क्या याद रखना है? इसके लिए केस क्या है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है ना कि बोथ ऑफ योर पेरेंट्स must be what? Must be Indian citizen। और एक केस तो ये हो सकता है, और 1 is Indian citizen and other is not an illegal migrant। Are you getting me? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर
फिर से मैं 3 डेट याद दिलवाता हूं, कैसे याद रखोगे आप, ऐसे याद रखोगे। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है इंडिया में, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। आपके पेरेंट्स से हमको मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा डेट आपको क्या याद रखना है, अगर आपका जन्म, ठीक है, 1 जुलाई 1987 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम आपके पेरेंट्स को बहुत कुछ करना है। क्या करना है, उस टाइम जब आपका बर्थ हुआ है उसमें से आपके किसी एक को, या तो मदर को या फादर को क्या होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तभी आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। और तीसरा क्या है, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो क्या होना पड़ेगा, या तो आपके दोनों पेरेंट्स को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, या तो आपके एक को पेरेंट्स को, मतलब या तो मदर या तो फादर को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, और जो दूसरे आपके पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे, मतलब अगर मदर इंडिया के सिटीजन है तो आपके फादर को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना पड़ेगा, अगर आपके फादर इंडिया के सिटीजन है तो मदर को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना पड़ेगा। अब सोच रहे हो सर ये इलीगल माइग्रेंट क्या होता है, तो इलीगल माइग्रेंट वैसे लोग होते हैं ना जो क्या होगा, इंडिया में आके तो रहते हैं, अब इंडिया में आएंगे तो उनको क्या करना पड़ता है, इमिग्रेशन कुछ रूल्स होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको यहाँ का वीजा लेना पड़ता है, गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो जो इंडिया में इलीगली रहते हैं, ना कोई परमिशन लेते हैं, ना वीजा बनवाते हैं, ना इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप देख लो बांग्लादेश के बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, असम में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, और यही रीजन है ना जो असम अकॉर्ड करवाया गया था इलीगल माइग्रेंट्स को यहां से हटाने के लिए। तो आपको याद रखना है, बाय बर्थ के लिए कितना डेट याद रखना है आपको, एक ये डेट एंड एक ये डेट, और ये तो सब में कॉमन रहेगा तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आर यू गेटिंग मी, ठीक है, डन। चल अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब आपको इंडिया के बाहर जन्म लेना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में जन्म लिए तो आपको बाय डिसेंट में। अब आप ये सोचेंगे सर आपने तो ब्रांड बताया था, ब्रांड के हिसाब से तो पहले क्या आता, बाय बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, बट मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि ये एक टाइप का, वन टाइप का, इसलिए मैं पहले इसे पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपको क्या याद रखना है हमेशा, सक्सेस कैंपस इज अ ब्रांड। आप सोचेंगे सर भी क्या कर रहे हैं, हमेशा सक्सेस कैंपर का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं सक्सेस कैंपस का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, बस मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, आप इसे ऐसे ही याद रखें, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो इंडिया के बाहर जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उसमें किसका रोल होता है, जस्ट सैंग्विन, जिसको हम लोग जस्ट सैंग्विन बोलते हैं। जस्ट सैंग्विन मतलब बाय ब्लड, बाय पेरेंट, मतलब आपको ये जो सिटीजनशिप मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, आपके पेरेंट्स के कारण। किसके कारण मिल रहा है, आपके उस ब्लड के कारण जो आपको पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें भी हमको कुछ डेट्स याद रखना है, बहुत आसान है डेट्स याद रखना। देखिए सबसे पहला डेट याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि आपको कहां जन्म लेना पड़ेगा, इंडिया के बाहर। अगर आप इंडिया में जन्म लेंगे तो कैसे मिलेगा, बाय बर्थ मिलेगा, ठीक है, डन, वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले क्या याद रखना है, अगर आफ्टर 26 जनवरी 1950, एक मिनट वेट, मैं एक बार इसको रीच कर लेता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। चल तो क्या याद रखना आपको, अगर आपका बर्थ जो है आफ्टर, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, बट व्हाट, बट बिफोर 10 दिसंबर, एक मिनट, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, अगर ऐसा केस है तो आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बाय डिसेंट, बाय डिसेंट का मतलब आपको इंडिया के बाहर जन्म लेना पड़ेगा। और आपका जन्म कब हुआ है, मतलब हमारे संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन किससे पहले, 10 दिसंबर 1992 से पहले। तो इस केस में आपको पता है कब सिटीजनशिप मिलेगा, इसके लिए ये रूल होता है ना, फादर मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, फादर मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन at the what, at the time of your birth, मतलब आपको क्या याद रखना है, आपको बहुत छोटा सा बात याद रखना है कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी
1950 के बाद हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर, ठीक है, 1992 से पहले हुआ है। और कहाँ जन्म हुआ है? इंडिया के बाहर। तो आपको कब सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया का? जब आपका बर्थ हुआ है, जब आपका जन्म हुआ है, उस टाइम आपके फादर को, आपके पिता को क्या होना पड़ेगा? इंडिया का सिटीजन। फादर को, इस डेट को याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, फादर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मदर, ओनली फॉर फादर, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा फिर वही सेम चीज है, जैसे हम लोग हर में क्या पढ़ते हैं, पहले बिटवीन वाला पढ़ते हैं, फिर ऑन और आफ्टर वाला पढ़ते हैं, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑन और आफ्टर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन और आफ्टर। ऑन और आफ्टर व्हाट? 10 दिसंबर 1992, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तब क्या होगा? जैसे इसमें क्या होता था, आपके फादर को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, क्या इसमें भी आपके फादर को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए क्या है? आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन at the time of your what? birth. very good, ठीक है। मतलब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अगर आपका जन्म 10 दिसंबर 1992 को हुआ है और उसके बाद हुआ है, कहाँ हुआ है? इंडिया के बाहर हुआ है, तो आपके जो पेरेंट्स है, आपकी मम्मी या पापा, मतलब मदर या फादर, माता या पिता, उनमें से किसी एक को जब आपका जन्म हुआ है तो क्या होना पड़ेगा? इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है। और नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको? नेक्स्ट वो डेट सेम है जो बाय बर्थ वाला में था। बाय बर्थ वाला में आपको याद है क्या डेट था? मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है। बाय बर्थ वाला में क्या डेट था याद कीजिए आप लोग? 3 दिसंबर 2004, याद है ना सबको? अगर आपका जन्म इस डेट के बाद हुआ है, मीन्स आफ्टर दिस डेट, आफ्टर दिस डेट, तो आपको कैसे इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा? अभी तक से क्या होता था? पहले तो फादर को होना पड़ेगा और यहां मदर फादर किसी एक को होना पड़ेगा। इसके लिए क्या केस होता है? आपका जन्म जिस भी कंट्री में हुआ है, मान लीजिए किसी भी कंट्री में, तो वहां क्या करना पड़ेगा? विथ इन 1 ईयर, within 1 year you will have to register yourself in the consular office of India in that country, where you are living, in that country। अब आप सोचें सर ये क्या बोल दिया? बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं। अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको क्या करना है? आपका जन्म तो इंडिया के बाहर हुआ है, तो आप जिस भी देश में रहते हैं, हर एक देश में इंडिया का क्या होगा? या तो हाई कमीशन होगा या तो एम्बेसी होगा। अगर कॉमनवेल्थ कंट्री है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है मैंने, एक होता है कॉमनवेल्थ, अगर नहीं भी बताया तो आप सुन लीजिए, एक होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सा होता है? वैसे कंट्रीज होते हैं ना जो कभी ना कभी किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे, मतलब उनमें किनका शासन था? ब्रिटिश लोगों का शासन था। तो वैसे कंट्री कौन से कंट्री कहलाते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। और जिसमें कभी भी ब्रिटेन का शासन नहीं था वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नहीं आते हैं। तो जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एक देश से दूसरे देश कभी भी जाते हैं ना, डिप्लोमेट्स जाते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई कमीशन बोलते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैं बात करता हूं, इंडिया के हाई कमीशन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हाई कमीशन इंडिया में, ऐसे होता है। समझ में आया? लेकिन यही चीज अगर यूएसए और इंडिया है तो हाई कमीशन होंगे नहीं, उस टाइम क्या होंगे? एम्बेसडर होंगे, एम्बेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एम्बेसडर होंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर डिप्लोमेट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हाई कमिश्नर कहलाते हैं, ठीक है। और अगर कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? एम्बेसडर कहलाते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन था? जो कभी ना कभी क्या रहा है? ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, जहां ब्रिटेन का शासन रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आपका जन्म जहां भी हो,
वहां तो इंडिया का कॉन्सुलर ऑफिस होगा, वहां या तो इंडिया का एम्बेसी होगा अगर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है तो, और अगर कॉमनवेल्थ कंट्री है तो इंडिया का क्या होगा, हाई कमीशन होगा। वहां आपको जाना है और विथ इन द 1 ईयर, जब आपका जन्म हुआ है उसके मतलब 1 साल के अंदर में आपको जाके वहां क्या करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। अब मे भी हो सकता है आप सोचोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है मे बी कि कभी ना हम करवा पाए, तो कुछ कुछ केसेस में ये जो डेट होता है 1 ईयर ये एक्सटेंडेबल होता है, मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 ईयर एकदम बोल दिए तो एकदम लकीर हो गया कि हाँ इसको पार नहीं करना, ये किसी किसी केस में एक्सटेंडेबल भी होता है। मे बी कुछ रीजन होता है आप नहीं करवा पाए रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या याद रखना है, आप जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है, लेकिन कब, जब अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो जिस भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है वहां इंडिया का जो कॉन्सुलर ऑफिस है, वहां का जो इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफिस है, वहां आप जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। कब करवाना है, 1 साल के अंदर में करवाना है। मान लीजिए कि अगर किसी तरह का नहीं हो पाया, कोई रीजन है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, तो ये क्या होता है, एक्सटेंडेबल होता है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर एक बार खींच दिया तो मिट नहीं सकता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या याद रखना है, आपको इंडिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे बोलते हैं हम लोग, नेचर से हमें कोई चीज मिला है, क्या हम लोग उस कुछ करते हैं क्या, नहीं ना। उसी तरह से नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, आपको इंडिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी इंडिया का सिटीजन होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। फिर भी आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन कौन से प्रोसेस से, बाय नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। कौन सा प्रोसेस, बाय नेचुरलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो अगर आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप चाहिए ना, तो इंडिया उन्हीं देशों के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देता है जो इंडिया के सिटीजनशिप को अपने देश में नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देते हैं। मतलब एक वर्ड याद रखना आपको, बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, जिसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, क्विड प्रो क्यो को क्या बोल सकते हैं, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, मतलब एक हाथ से लीजिए एक हाथ से दीजिए वाला यह खेल है, ठीक है। आप हमें देंगे तो हम भी आपको देंगे, आप हमारे नागरिकों को नेचुरलाइजेशन से क्या दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं, तो हम भी आपकी क्या करेंगे, आपके नागरिकों को देंगे। तो ये कौन से कंट्री के सिटीजन्स के लिए वैलिड है, ओनली फॉर दोज, या मैं इससे लिखता हूं, ठीक है, ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्रीज, या दोज कंट्रीज में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दोज कंट्रीज विच गिव इंडियन सिटीजन विच गिव इंडियन सिटीजन, क्या देते हैं वो इंडियन सिटीजन्स को, सिटीजनशिप देते। कहां का, सिटीजनशिप, कहां का, तो ऑफ देयर कंट्री। कौन से प्रोसेस से, बाय नेचुरलाइजेशन, डन, ठीक है, जल्दी गुड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये किसके लिए, तो ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज विच गिव इंडियन सिटीजन, क्या देते हैं, सिटीजनशिप ऑफ देयर कंट्री। कौन से प्रोसेस से, नेचुरलाइजेशन से। उन्हीं लोगों को इंडिया भी नेचुरलाइजेशन से क्या देता है, नागरिकता देता है। बाकी लोग को देता है क्या, नहीं देता है। वेरी गुड, ठीक है, ये तो याद रखना है। दूसरा आपको याद है मैंने बताया था आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या बोलता है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया। नो ड्यूअल सिटीजनशिप इन इंडिया मीन्स व्हाट, कि आप एक साथ दो जगह का सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, ऐसे नहीं कि आप यूके का भी सिटीजनशिप एंजॉय करें और इंडिया का भी। अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो यूके का छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 सिटीजनशिप, आप यूएसए के सिटीजन है और आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा। कहाँ का सिटीजनशिप, कहाँ का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा, यूएसए का। तो पहले क्या होता है नेचुरलाइजेशन में गवर्नमेंट केवल उन्हीं लोगों को क्या देती है, सिटीजनशिप देती है, जहां की गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे नागरिकों को भी क्या देती है, नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, will have to leave or renounce
मतलब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रिनाउंस द प्रीवियस सिटीजनशिप, प्रीवियस सिटीजनशिप मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए नेचुरलाइजेशन से, तो सबसे पहले आप अपना पुराना सिटीजनशिप छोड़िए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 9 ऐसा बोलता है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? नो ड्यूअल सिटीजनशिप। समझ में आया? मतलब अगर आपको इंडिया में रहना है, इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, तो अपना प्रीवियस सिटीजनशिप को क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छा से छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर आपको भी पता है इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और यहाँ क्या का बात होता है? क्विड प्रो क्यो का बात होता है, गिव एंड टेक का बात होता है। एक हाथ से लीजिए, दूसरे हाथ से दीजिए, यही बात है ना। मतलब अगर आप हमको दे रहे तो हम भी आपको देंगे, ठीक है। चलिए, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। थर्ड क्या होता है? थर्ड आपको क्या याद रखना है? ठीक है, थर्ड याद रखना आपको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को इंडिया का सिटीजन मिल रहा है, सिटीजनशिप मिल रहा है, तो उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? गुड कैरेक्टर होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, ठीक है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। और फिर प्लस लैंग्वेज, मैं समझा रहा हूं ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, लैंग्वेज प्लस इंटेंशन, इंटेंशन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं गुड कैरेक्टर का मतलब क्या। ऐसा नहीं कि अब इंडिया सबको तो सिटीजनशिप देगा नहीं। गुड कैरेक्टर मीन्स आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल, आप क्रिमिनल होने चाहिए क्या। अब इंडिया में अगर इंडिया किसी क्रिमिनल को सिटीजनशिप देगा तब तो क्या फायदा होगा, तब तो और क्रिमिनल्स बढ़ेंगे। आप यूपी वाला केस देखिए, अगर ऐसे क्रिमिनल्स बढ़ते रहेंगे, अगर क्रिमिनल्स को हम लोग सिटीजनशिप देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। तो इंडिया क्यों ऐसा करेगा कि किसी क्रिमिनल को अपना सिटीजनशिप देगा? तो कभी भी क्रिमिनल्स को सिटीजनशिप नहीं मिल सकता। मतलब आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, नॉट फ्यूजिटिव, नॉट फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव वर्ड का मतलब आप लोग को समझ में आता है? भगोड़ा। और जब भी मैं फ्यूजिटिव वर्ड बोलता हूं तो मुझे एक ही बात याद आता है, आपको भी याद आ रहा होगा ना, कौन? विजय माल्या, द पोस्टर बॉय, हर न्यूज़पेपर में छाया रहता है। और अभी खास बात क्या है कि इंडिया क्या क्या जो इंग्लैंड लंदन में केस चल रहा था, वो केस इंडिया क्या है? जीत चुका है। और अब वो भगोड़ा कहाँ आने वाला है? द फ्यूजिटिव ऑफेंडर, वो इंडिया में आने वाला है, ठीक है। ये बहुत खुशी की बात है। तो जब भी मैं फ्यूजिटिव का बात करता हूँ तो आपके माइंड में भी स्ट्राइक करना चाहिए द पोस्टर बॉय, जो हर न्यूज़पेपर में छाया रहता है, ठीक है। और वो कौन है? विजय माल्या। तो वो क्या है? इंडिया का सिटीजनशिप उसे ही मिल सकता है जो ना तो क्रिमिनल होना चाहिए, ना तो फ्यूजिटिव होना चाहिए, मतलब भगोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लैंग्वेज को तो विशेष राइट्स दिया नहीं गया, विशेष अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज का मेंशन है? 22 लैंग्वेज का, 22 लैंग्वेज का। इस 22 लैंग्वेज में से आपको किसी एक, ये जो 22 भाषा है इसमें से किसी एक भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंडिया के एक भी भाषा को नहीं जानते हैं तो आप इंडिया में सर्वाइव करेंगे कैसे? लोगों से आप कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, कैसे टॉक करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई आपको जो ये लैंग्वेज वाला पार्ट में क्या करना है, ये जो 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसमें से किसी एक भाषा का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तीसरा क्या है? आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो एकदम प्यार से बोल के ले लिया इंडिया का सिटीजन, बाद में क्या कर रहे हैं आप? बाद में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आपका क्या रोल है? आतंकवादी गतिविधियों में आपका रोल है। तो गवर्नमेंट ये तो देखेगी कि आपका इंटेंशन कैसा है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इरादा कैसा है, ये सारा का सारा चीज गवर्नमेंट देखती है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ओथ लेना पड़ेगा, आपको एक शपथ लेना पड़ेगा। will have to take an oath, will have to take an oath, ठीक है, डन। मतलब आपको शपथ लेना पड़ेगा। तब इतना करने के बाद तब आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा क्या? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं मैं क्या है अभी पिक्चर में क्या बाकी है। आपको क्या करना, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ना, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो कभी भी आपको 12 इयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब इंडिया में आपको 12 साल रहना पड़ेगा। कैसे? एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और इस 12, अब ऐसा नहीं कि ये 12 ईयर्स एकदम लगातार होना चाहिए, मे भी हो सकता है आप लगातार ना रहें, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप अप्लाई करें, जो आपका अप्लाइंग डेट होगा ना, मान लीजिए आपका अप्लाइंग डेट कुछ भी हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो आपका अप्लाइंग डेट होगा, जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे जस्ट बिफोर 12 मंथ जो है, बिफोर 12
मंथ्स, ठीक है। आपको कैसा रहना पड़ेगा, वो इंडिया में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, फिर समझाता हूं आपको। आपको क्या करना है, इंडिया में 12 साल तक रहना है अप्लाई करने से पहले। अब ये 12 साल लगातार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 12 साल ऐसा नहीं कि आपको लगातार 12 इयर्स रहना है, लेकिन जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उससे जस्ट 12 महीना पहले, मतलब 12 मंथ्स बिफोर आपको इंडिया में रहना ही रहना है। कैसे रहना है, एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब एक आम निवासी की तरह रहना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। मतलब टोटल कितना साल इंडिया में रहना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, 12 साल। उस 12 साल में से जो 1 ईयर है जब आप अप्लाई करते हैं, मतलब 11 साल तो आपको जैसे मन करता है वैसे रहिए, डांस करते हुए रहिए, गाना गाते हुए इंडिया में रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप कभी इंडिया जाइए, कभी यूएसए जाइए, डजंट मैटर। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे जस्ट 12 मंथ पहले आपको क्या रहना पड़ेगा, लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक आम निवासी की तरह इंडिया में रहना पड़ेगा। तभी आपको इंडिया का क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा। तो क्या इतना करने के बाद दे देगी गवर्नमेंट सिटीजनशिप? नहीं, अभी तो और पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है, मैं पढ़ता हूं। देखिए क्या होगा, अब ना सारा का सारा पावर किसके पास लाई करता है, गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये इन पे डिपेंड करता है, अब ये इनका डिस्क्रिप्शन है। अब ये चाहे तो आपको दे, चाहे तो नहीं दे। आप ये सारा चीज फुलफिल भी कर दिए, ये सारा कंडीशन, ये सारा का सारा, फिर भी ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उनको इच्छा हुआ तो आपको देंगे, उनको इच्छा नहीं हुआ तो आपको नहीं देंगे, वो उनका पावर है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इसलिए इससे रिलेटेड एक केस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, आप लोग को शायद याद होगा। अदनान सामी को दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या दिया था, सिटीजनशिप दिया था। कैसे दिया था, नेचुरलाइजेशन से दिया था। कहां के थे नागरिक थे वो, पाकिस्तान के थे। क्या पाकिस्तान इंडिया वाले को देता है नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप? रेयरली, कभी नहीं देता है जल्दी। इसलिए ये केस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। तो पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है ना कि लोग ये सब चीज को नहीं भी फॉलो करें ना, ये सब जो इतना सारा मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन, फिर भी वो अपनी ताकत का यूज करके, अपने पावर का यूज करके वो किसी को सिटीजनशिप दे सकती है, ठीक है। अब आगे 2 और टॉपिक पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन मैं सबको बोलूंगा प्लीज आप लोग सब इस चीज को पढ़िए जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं मतलब आप अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ रहे हैं। सिटीजनशिप के बारे में सबको पता होना चाहिए। तब तक के लिए सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैसे रहे, सेफ रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।